गुजरात में सर्द रातों में गरम गरम चाय की चुस्कियां और राजनीति पर चर्चा का अपना अलग ही मजा होता है। मैं हूं इस समय उत्तरी गुजरात के मेहसाना में मौजूद, जहां पर कई बुद्धिजीवी इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। मैं गुजरात के मेहसाना में इस महीने गुरुवार की ही एक रात को पहुंचा था पिछले हफ्ते, और उस रात को भी मैंने कोशिश की कि यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करूं कि क्या कुछ यहाँ की राजनीति रंग ला रही है और अगले महीने होने वाले चुनाव को लेकर उनका क्या कहना है। तो ऐसी ही एक रात को हम यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि उन सबका क्या कहना है गुजरात में अगले महीने जो चुनाव होने वाले हैं उसके बारे में, और चाय की चुस्कियां भी आप सभी लोगों के साथ हम लोग एंजॉय करेंगे। पहले तो मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं मेरे साथ कौन कौन है। प्रोफेसर विमल वैद्य हैं मेरे साथ, ये प्रोफेसर हैं कॉलेज में। इसके अलावा मेरे साथ हैं जयेंद्र ब्रह्मभट्ट जी, ये एक पॉलिटिकल एनालिस्ट और जर्नलिस्ट भी हैं। इसके अलावा डॉक्टर श्रीधर जोशी हैं जो कि प्रोफेसर हैं। उनके साथ में है कामनी आचार्य जो कि मेहसाना की आज तक की रिपोर्टर हैं, और हमारे साथ डॉक्टर द्रोण आचार्य भी हैं जो कि यंग बडिंग एस्पायरिंग डॉक्टर हैं। तो इन तमाम लोगों से बात करेंगे, चर्चा करेंगे और चाय को भी एंजॉय करेंगे। सबसे पहले आपसे प्रोफेसर विमल वैद्य ये बताएं कि सर, जिस तरह से गुजरात की राजनीति नजर आ रही है, 27 साल से बीजेपी यहां पर काबिज है, क्या लगता है कुछ बदलाव होगा या फिर से एक बार बीजेपी आने वाली है? देखिए, एक बात आपको समझ लेनी चाहिए कि गुजरात में 27 साल के से एक ही शासन है, तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं है ऐसी कोई बात यदि कोई भी करता है तो ये नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन बात ये है कि लोग अपने विकल्प नहीं ढूंढ पाते हैं। और इस क्या कारण है उसके पीछे? वो आज तक तो जो ये पहला इलेक्शन है जिसमें तीसरा कोई विकल्प है, वरना कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प था नहीं। और कांग्रेस के विकल्प के रूप में देखने के लिए गुजरात की प्रजा आदी नहीं है। इसका क्या कारण है? मैंने भी कई लोगों से बात की है, वो कहते हैं कि कांग्रेस एक स्पेंट फोर्स है, उसमें अब कुछ ताकत बची नहीं है, तो उसको हम विकल्प की तरह पहले भी नहीं देखते थे, पर जिस तरह से तीसरी पार्टी आ गई है, क्या उसकी वजह से कुछ बदलाव होगा? शायद वोटिंग पैटर्न्स में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। और देखिए, ये जो आप मेहसाना में खड़े हैं साहब, ये मेहसाना गुजरात की पॉलिटिकल लैब है। यहाँ से शुरुआत होती है गुजरात के पॉलिटिक्स की। और हम जिस जगह पे खड़े हैं वो मेहसाना के सबसे पहले मेन स्ट्रक्चर से 50 मीटर ही हम दूर है। पास में ही तोरण वाली माता का मंदिर है। वो मेहसाना का सबसे पहला मैन मेड स्ट्रक्चर था 650 साल पहले। तो ये जो पॉलिटिकल लैब की जगह से हम जो बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल लैब क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि हर एक बदलाव की शुरुआत मेहसाना से होती है साहब। पूरे देश में किसी को बीजेपी के लिए कुछ मालूम नहीं था। उस वक्त मेहसाना के लोगों को मालूम था कि ये राइजिंग फोर्स है, और ए.के. पटेल जी को यहाँ से जिताया था, ये मेहसाना ने जिताया था। और यही वो जगह है जहाँ पे हम खड़े हैं, वहाँ से ए.के. पटेल जी ने जीत का शंखनाद सबसे पहले शुरू किया था। तो ऐसी बात नहीं है कि ये पॉलिटिकल लैब है। लेकिन यहाँ से ये आपने जो कहा था कि तीसरा फोर्स है, ये करीबन 15-20% वोट वो शायद ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं। 15-20% वोट आप मान रहे हैं आम आदमी पार्टी ले जा सकती है? ज्यादा से ज्यादा 15 से 20% वोट ये ले सकते हैं। सीट तो शायद 10 के अंदर रहेगी, यदि रहे तो भी वो भी मुझे आश्चर्य होगा। लेकिन वो हार जीत के लिए गेम चेंजर बनने की क्षमता तो जरूर रखता है। लगती है आपको? लगता है क्योंकि 182 की विधानसभा पूरी है, और उसमें अगर मान लीजिए ऐसा कुछ समीकरण बैठता है जिसमें अगर आम आदमी पार्टी क्या गेम चेंजर या किंग मेकर का रोल प्ले कर सकती है। जयेंद्र ब्रह्मभट्ट जी हैं हमारे साथ, ये जर्नलिस्ट हैं, यहाँ पर पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। जयेंद्र जी, माइक पकड़ लीजिए। आपसे जानना चाहूंगा मैं जी, ये बताएं कि गुजरात की जो राजनीति है पूरी, उसमें जिस तरह से पिछले 27 साल से बीजेपी बनी हुई है, पर अभी भी जब हम लोगों से बात करते हैं वो कहते हैं मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा। वोट जो है वो हम मोदी के लिए दे रहे हैं, पर मोदी तो यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने नहीं वाले, वो तो केंद्र में है। तो ऐसा क्यों है? अभी भी उनके साथ ये फिक्सेशन क्यों है लोगों की? इसकी एक वजह खास ये ही है कि मोदी का पूरे गुजरात पे कमांड है।
गुजरात में नहीं है, फिर भी गुजरात की हर बात पे, गुजरात के हर पॉलिटिकल लीडर की एक्टिविटी पे, हर सोशल लीडर की एक्टिविटी पे उनके साथ कनेक्शन, उनसे बात करना, उनके साथ लाइजिन करना और पार्टी के हित में जो काम करना है वो करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि एक बार गुजरात के चुनाव से आके चले गए फिर आगे जाके उन भूल गए, ऐसी बात नहीं है। वो कंटिन्यूस डे बाय डे अपडेटिंग करते रहते हैं पॉलिटिकल लीडरों के साथ, जो उनका कम्युनिकेशन है उसका एडवांटेज। ऐसे में फिर अगर गुजरात में कुछ अगर गलत होता है, मोरबी में 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, तो उसकी जिम्मेवारी भी मोदी जी को लेनी चाहिए फिर? वो मोदी जी को नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन जिसकी थी उसके लिए जवाबदारी का सरकार काम करेगी, क्योंकि उसकी इफेक्ट सौराष्ट्र के इलेक्शन में पड़ेगी। सौराष्ट्र में जो आजकल चल रहा है वो पॉलिटिकल एक सेंसेशन बना हुआ मुद्दा है, मोरबी बना हुआ है मुद्दा, भी बना हुआ है सौराष्ट्र के लिए, और पर्टिकुलर राजकोट, जूनागढ़ और जैसे वो मोरबी डिस्ट्रिक्ट जो वहाँ का है 3, वहाँ पे तो ज्यादा इफेक्ट करेगा। पॉलिटिकली नुकसान होगा बीजेपी को? पॉलिटिकल टाइम ऑफ इलेक्शन, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है। वहाँ का मोरबी का कैंडिडेट भी बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है, आगे भी जीता हुआ है। पिछली बार ही कांग्रेस सीट लेके गई थी, वापिस आ गई थी, मिर्जा जी आए थे। लेकिन अब की बार जो होगा वो वहाँ पे लोकल, वहाँ का उसका कमांड भी ज्यादा है, तो हो सकता है जीत भी जाए, लेकिन अदर सीट पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। मोरबी मामले में तो कोर्ट ने ही कड़ी फटकार लगा दी है। जिस कंपनी को देखरेख की जिम्मेदारी दी हुई थी उसका मालिक फरार चल रहा है, और आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारी तय होगी। 2 हफ्ते से ज्यादा समय हो गया है, अभी तक नहीं हुई। पिछले कुछ समय पहले एक वो नकली शराब की ट्रेजेडी हुई थी, उसमें 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। तो आपको लगता नहीं ये सरकार मान के चलती है कि लोग तो भूल जाएंगे, समय बीतेगा लोग भूल जाएंगे, फर्क नहीं पड़ेगा? आप जिस देश आजाद हुआ तब से अब तक देख लो, हर बात में लोग भूल जाते हैं। कोई 1 महीने के बाद भूलता है, कोई 6 महीने के बाद भूलता है, कोई 1 साल के बाद भूलता है। हर किसी की यही खासियत है, ह्यूमन बीइंग यही है, हर कोई भूल जाता है। लेकिन मोरबी का इंसिडेंट इतना नजदीक में हुआ है तो थोड़ा इसका इफेक्ट पड़ेगा, ये मैं मानता हूँ, मेरा पर्सनल ये व्यू है, पड़ेगा। मेहसाना जो है, इसमें यहाँ पे 7 सीटें हैं कुल विधानसभा की, पर बीजेपी ने जिस तरह से अपने जो सबसे बड़े नेता हैं नितिन पटेल को रेस से एक तरह से या तो बाहर खींच लिया है या खुद बाहर हो गए। लोग तो ये भी कहते हैं कि बीजेपी को परिवर्तन की जो बात कही जा रही थी उससे डर लग रहा था, इसकी वजह से इनको पीछे खींचा। नितिन भाई एक बात सुन लो, गुजरात के पाटीदार समाज के कद्दावर नेता हैं, उनका पॉलिटिकल वेटेज है, पार्टी उनको जानती भी है। नितिन भाई अगर पीछे चले गए हैं तो उन्होंने अपने कैंडिडेट को ही मेहसाणा में खड़ा किया है, कड़ी में खड़ा किया है, विजापुर में दिया हुआ है और बचराजी में दिया हुआ है। आप देखो कि जो रिपीट कैंडिडेट आए हुए हैं वो तीनों के 3 तो पहले नितिन भाई के सपोर्टर हैं, तो उनका वेट तो बड़ा ही है। हमारे साथ डॉक्टर श्रीधर जोशी जी भी हैं, प्रोफेसर हैं ये भी। सर, ये कह रहे हैं कि नितिन भाई का वेट बहुत ज्यादा है, पर एक समय पे एल.के. आडवाणी जी भी पूर्व उप प्रधानमंत्री थे, नितिन पटेल जी पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज देखते हैं क्या? उनको एक तरह से बोल दिया गया है कि आप बाहर हो जाइए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से, या खुद ऑप्ट आउट कर गए हैं? क्या आपके हिसाब से बैठ रहा है बीजेपी के अंदर? हम तो ये मानते हैं बीजेपी में जो भी आता है कभी बाहर नहीं होता है, थोड़ा साइलेंट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीजेपी छोड़ गए और निष्क्रिय हो गए, ये तो रहेगा, हर पार्टी में रहता है और होना भी चाहिए कि नए लोग आगे आते हैं, पुराने लोग उनको सपोर्ट करते हैं। कि आपने देखा नितिन भाई की बात कर रहे हैं तो नितिन भाई हर जगह जाते हैं, सपोर्ट करते हैं, हर रैली में जाते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुंह छुपा लिया है, तो ये तो है। नहीं, वो तो है। आज भी जब हम गए थे तो वो नामांकन के दौरान मुकेश पटेल जी के साथ थे, वहां पे नामांकन भरने वाली प्रक्रिया में भी मौजूद थे, पर दर्द कहीं ना कहीं झलक रहा था। जो उन्होंने कहा कि पनौती मैंने अपने ऊपर ले ली है, अब बीजेपी के ऊपर कोई आपदा नहीं आएगी। ये तो रहेगा कोई भी में, वो तो एकदम थोड़ा तो रिएक्शन रहेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा रहेगा। अभी हमारे पर भी कुछ होता है तो एकदम से हो कि हाँ ये हुआ, क्रोध आ जाता है, ये होता है, पर समझ में उनको सब कुछ होता है, सब शांत हो जाता है। यही तो हमारी ये बीजेपी की रीति नीति है, ये भी हम जानते हैं इतने सालों से। नहीं, मैं ये कह रहा था कि आप जो कह रहे थे कि नितिन भाई का दर्द झलक रहा था, नितिन भाई का दर्द नहीं था, नितिन भाई की ये मर्दानगी थी कि आप चिंता मत करो,
सब जो मुश्किलें हैं मैंने अपने पर ले ली है, अब तुम्हारे लिए रास्ता साफ है, आप आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, आप टेंशन मत लो। उन्होंने वानप्रस्थ की बात भी कही, ये भी कहा कि हर एक समय आता है जब हर किसी को मूव करना पड़ता है, तो इशारा कहीं ना कहीं किसी और बात सही है। वानप्रस्थ का मतलब क्या है? वानप्रस्थ का मतलब संन्यास नहीं है। वो वानप्रस्थ इसलिए है कि जो दूसरे लोग हैं वो बराबर काम करते हैं कि नहीं, वो देखने के लिए नजदीक में रहते हैं, और जब भी जरूरत हुई और बड़ी भूमिका के लिए उनको पसंद किया जाएगा। नितिन भाई के लिए बीजेपी ने शायद बड़ी भूमिका रखी है, डिक्लेयर शायद लेटर ऑन करेंगे, लेकिन वो बड़ी भूमिका में आएंगे, ये बात सही है। कामनी बहन आज तक की जुझारू रिपोर्टर है मेहसाना से, 20 साल से ज्यादा का इनके पास तजुर्बा है पत्रकारिता का। इनसे जानना चाहेंगे, कामनी बहन ये बताएं कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की जो बात कही जा रही है कि परिवर्तन की जहाँ कोई मांग हो रही है गुजरात में, प्राथमिक तौर पर जो उत्तरी गुजरात में तो शायद उतना नहीं है, पर पश्चिमी और दक्षिणी गुजरात में कही जा रही है। यहाँ पर जो 7 सीटें हैं, आपको लगता है कि कुछ प्रभाव पड़ेगा आम आदमी पार्टी का? देखिए, इसमें क्या है देव के यहाँ पे संगठन जो होना चाहिए वो है ही नहीं। यहाँ पे 7 जो बैठक है उसमें उन्होंने जो उम्मीदवार खड़े रखे हैं, कोई पहचान वाला है ही नहीं, ऐसे ही रख दिया है उन लोगों ने। तो जो उनकी पहचान, आपकी पहचान क्या है? केजरीवाल, उसके सिवा कुछ नहीं है। तो इसके कारण केजरीवाल के नाम से कोई जीता नहीं सकता अपनी पार्टी को। तो यहाँ की पोजीशन ऐसी है कि तीसरी पार्टी के नाम से ये तो उभरी है, पर अभी उसकी जो इफेक्ट होनी चाहिए वो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हो। यहाँ पे कांग्रेस और भाजपा दोनों के बीच में ही राजकीय ये जो युद्ध माना जाता है वो होगा, बाकी तीसरी पार्टी जैसा तो यहाँ पे हो ही नहीं। यहाँ के अगर परिणामों की बात करें तो क्या कुछ रहा है अभी तक? क्या जो वर्चस्व नितिन भाई का है यहाँ पर, आपको लगता है कि उसकी वजह से वो आगे भी कायम रहेगा, इसके बावजूद कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे? अभी क्या है कि नितिन भाई ने, भले ही नितिन भाई अपने वो बोलते हैं कि भाई नितिन भाई को टिकट नहीं दी है, पर उन्होंने 4 बंदे अपने ही रख दिए हैं। तो विधानसभा में वो जाएंगे तो उनका वजन तो ऑलरेडी रहेगा, और ये विस्तार का जो भी काम करवाना होगा लोगों का, अर्जदारों का, वो भी करवा देंगे। तो उनका वजन तो वैसे ही रहेगा, और उन्होंने बोला है कि मैं मेहसाना नहीं छोड़ूंगा, मेहसाना में ही रहूंगा। ऐसी अटकलें भी लग रही थी कि नितिन भाई केंद्र की राजनीति में जा सकते हैं, वहाँ पे मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसा भी कहते हैं कि वो गवर्नर बना देंगे, या केंद्र में मंत्री बना देंगे, या राज्यसभा के भी सांसद भी, सदस्य भी बना दे। पर अभी वो तो क्या है कि समय दिखाएगा। अभी इलेक्शन, ये जो इलेक्शन में उनकी 4 सीट, आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि देखिए जिस तरह से पूर्व में भले ही वो मोरबी हादसा हो, या फिर जब पहले भी वो एक तरह से कोप भवन में चले गए थे, कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं पर नहीं बनाए गए, तो थोड़ी बहुत नाराजगी उस समय में भी थी। तो लगता है क्या कि कुछ गुजरात में रहते हुए बीजेपी का एक नेता पार्टी लीडरशिप के खिलाफ बिगुल फूंक सकता है? क्या यहाँ पर नेताओं में उतना दम है कि बीजेपी के अंदर रहते हुए आप केंद्रीय नेतृत्व या लीडरशिप के खिलाफ खड़े होते हुए दिखो कम से कम? इसमें क्या है कि जब केशुभाई की सरकार थी तब खजुराहो हुई थी, शंकर सिंह वाघेला ने किया था, पर इनमें इतनी ताकत नहीं। अभी के जो नेता है इनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो पक्ष के सामने कुछ भी बोल सके, क्योंकि बीजेपी है वो शिस्त का पक्ष माना जाता है। तो यहाँ पे कोई बोल सकता नहीं। और नितिन भाई तो है कि संगठन से सालों से है, संघ में भी रहे हैं, तो वो टूटेंगे पर झुकेंगे नहीं, ऐसा है उनका। शंकर सिंह की बात की, इन्होंने कहा कि पूरे देश में ऐसी हिम्मत नहीं होती है। हमने केशु भाई को भी देखा, उन्होंने भी एक अलग पार्टी बना ली, जीपीपी। शंकर सिंह वाघेला भी एक तरह से साइडलाइंड हो गए, फिर वो मेन स्ट्रीम में नहीं रहे, हालांकि उन्होंने स्विचिंग काफी की। तो गुजरात में ऐसा कोई नेता जो कि चैलेंज कर सके लीडरशिप, क्योंकि यहाँ पे लीडरशिप भी बार बार चेंज हो जाती है। पहले जब आनंदीबेन पटेल थी, फिर विजय रूपानी आए, फिर भूपेंद्र पटेल आए, तो ऐसा लगता है बीजेपी को लगता है कि हमारा चेहरा जो है वो मोदी ही है। देखिए, क्योंकि दूसरा कोई मोदी की कैडर का कोई लीडर आज तक आया ही नहीं है, तभी मोदी है, और मोदी बड़ी एक भूमिका में चले गए हैं। तो हर एक गुजराती के मन में एक थोड़ा प्राउड तो रहता है कि चलो यार, सेंटर में तो हमारा आदमी है। तो ये जो इलेक्शन पे प्रभाव करने वाली जयेंद्र भाई ने बात कही थी वो तो सही है, लेकिन और कोई ऐसा नेता है ही नहीं कि गुजरात के कोई पॉकेट्स पे शायद उसका प्रभाव हो सकता है। जयेंद्र भाई, जिस तरह से हमने कमलम में देखा, वहाँ के जो विजुअल्स आए, वहाँ पे जिस तरह से कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे,
क्योंकि जिस तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुई उसको लेके अमित शाह ने भी बोला। तो विरोध तो है, पर शायद डर है कि अगर पार्टी लीडरशिप के खिलाफ बोलेंगे तो एक्शन हो सकता है। मैंने करीब भाजपा की स्थापना के बाद पहली बार ऐसा विरोध देखा है। अभी तक कोई हर कैंडिडेट नाराज हो जा रहा, हर कोई को टिकट चाहिए थी, ना मिले तो वो कुछ नहीं करते थे। पहली बार यहाँ से बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता और उनके लीडर साथ में जाके कमलम पे हमला बोल किया। ये बता रही है कि अंदर में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, लेकिन उसको मैनेज बीजेपी क्राइसिस मैनेजमेंट में डैमेज कंट्रोल कैसे करती है उसके लीडरशिप पे डिपेंड करेगा। बहन, आप अग्री करते हैं जनेंद्र भाई से? वो कह रहे हैं कि पहली बार देखा इस तरह का विरोध, और कहीं ना कहीं विरोध के स्वर तेज हुए हैं, पर बीजेपी मैनेज कर पाती है कि नहीं कर पाती, वो बड़ी बात है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, पहली बार ऐसा हुआ है और इतने वहाँ कमलम के गेट बंद करने पड़े। असंतोष है, रोष है टिकट नहीं मिलने का, उनके जो नेता है उनको टिकट नहीं मिलने का। पर क्या है कि ये भारी रोष है क्या? हाँ, रोष ज्यादा है, पर ये लोग बोल नहीं सकते। पर ये अभी बोला जाता है कि टेलर है, फिल्म अभी बाकी है। तो पिछला जब 5 साल के बाद का जो इलेक्शन होगा तो मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव होगा, भाजपा के लिए थोड़ा नुकसान भी हो सकता है, ऐसा अभी माहौल है। ऐसा तो हर दफे होता है। 2007 में मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाह रहा था प्रोफेसर साहब की 2007 में जिस तरह से पूरी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई, मोदी जी ने कहा कि मुझे मौत का सौदागर कहा गया है, और उसको लेकर गुजरात के लोग एक तरह से कहा गया लामबंद हो गए। गुजराती अस्मिता की वो बार बार बात करते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि मणिशंकर अय्यर ने जो शब्द का इस्तेमाल किया था, नीच शब्द का, उसको उन्होंने इतनी बार बोला कि उसको लेकर वो एक इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट कर पाए। तो ऐसा कहा जाता है कि गुजरात की राजनीति में बीजेपी और खास तौर पर मोदी कुछ ना कुछ चुनाव से पहले ऐसे ला सकते हैं जिससे कि पूरा का पूरा गेम चेंज हो जाता है। ये मोदी जी नहीं ला रहे, विपक्ष के लोग ला रहे, तभी वो ये मुद्दा उठा रहे हैं, ये उनका नहीं है। नहीं, देखिए, आक्षेप प्रति आक्षेप को इलेक्शन में चलता रहता है, लेकिन किसी भी एक आक्षेप को आप इतना पॉलिटिसाइज कर दो, एक शब्द को लेके इतना पॉलिटिसाइज कर दो, वो एक स्किल होती है, वो मोदी जी में ज्यादा है और किसी में नहीं है। और रेटोरियल स्किल, थिएट्रिकल स्किल जो है वो मोदी जी में, कई लोग कहते हैं कि गजब के कलाकार हैं। जो है वो तो उनको गजब का है, हम सब देखते हैं, लेकिन एक बात है कि एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। देखो, सैचुरेशन पॉइंट होता है, और जो आप बोल रहे हैं उसको जमीनी हकीकत पर ला पा रहे हैं कि नहीं ला पा रहे हैं, ये बड़ी ये बात। बहुत बड़ी बात, क्योंकि ये पहला चुनाव है शायद कि उसमें ज्यादातर भावनाओं से ज्यादा मुद्दे हावी है। अब युवा, गुजरात का युवक बेरोजगारी की बात कर रहा है, महंगाई की बात कर रहा है, गुजरात का गरीब, तो ये सब बातें भी है, और ये सब बातों पे सरकार की विफलता भी है। तभी ये छोटे छोटे कार्यकर ये विरोध का ब्यूगल फूकने लगे हैं। देखो, ऐसी 10 सीट करीबन है गुजरात में, पूरे गुजरात में, जहाँ पे बीजेपी के बागी। वैद साहब, आपने युवा की बात की तो मैं द्रोणाचार्य को लाना चाहूंगा। आपने कहा बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। द्रोण, आपको लगता है कि जो लोग हैं यहाँ पर वो जो चाहते हैं उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? इसमें बात ऐसी है कि बेरोजगारी है, पर इसमें क्या है कि यूथ के पास अपॉर्चुनिटीज कम है, क्योंकि जब कोई ग्रेजुएट होके बाहर आता है तो वहाँ पे है ना, फिर मोनोपोली हो जाती है। कोई भी जहाँ पे पहचान चलती है वहाँ पहचान पे जॉब लग जाती है। तो जो जिसके पास स्किल्स है, टैलेंट है, वो अपना टैलेंट बाहर नहीं निकल पाता उसके कारण उसको जॉब नहीं मिल रही, और उसके कारण बेरोजगारी हो रही है। तो इसमें क्या है कि सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकालनी चाहिए। जो आपका मतलब है जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं कर पा रही है गुजरात की सरकार, वो करनी चाहिए। और दूसरा, महंगाई भी बड़ा मुद्दा है। महंगाई क्यों बढ़ रही है? क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, लोगों के पास सैलरी कम आती है, और सैलरी कम आएगी तो वो लोग ज़्यादा एफोर्ड नहीं कर पाएंगे चीज़ें, उसके कारण महंगाई बढ़ रही है। क्या उम्र है आपकी? 23। तो आप पहली बार वोट करोगे? नहीं, सेकंड टाइम। तो आपके लिए आम आदमी पार्टी या कांग्रेस विकल्प है क्या, या आपको भी लगता है कि गुजरात में विकल्प नहीं है? विकल्प की इसमें बात ऐसी है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अभी नहीं आई है, तो उसमें उनको अभी कोई चेहरा नहीं है उनके पास कि हम इनको वोट करेंगे तो ये हमारा सपोर्ट करेंगे, हमको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देंगे।
अभी भाजपा चल रहा है, भाजपा अपॉर्चुनिटीज दे रही है, पर उनको उनका फ्लो बढ़ाना पड़ेगा। बस हम सपोर्ट करते हैं कि भाजपा को और अपॉर्चुनिटीज दे हमें और आगे कुछ करें। कामनी बहन, एक बात बताएं, यहाँ पर अगर जैसे समीकरण बैठ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस प्रकार के समीकरण बैठ सकते हैं? क्योंकि 182 की विधानसभा है, तो 92 सीटें चाहिए मेजोरिटी के लिए। तो कांग्रेस अगर 60 से 70 सीटें ले आती है और 20 से 25 सीटें अगर आम आदमी पार्टी ले आती है, तो मिलीजुली सरकार गुजरात में बन सकती है। गुजरात का इतिहास है कि मिलीजुली सरकार चलती नहीं यहाँ पे। और दूसरी बात कि बीजेपी यहाँ पे उम्मीदवार नहीं चलता है, पक्ष चलता है। और यहाँ पे भाजपा भी जानता है कि यहाँ पे हमें कोई भी उम्मीदवार रख दो, पक्ष से ही वो जीतेगा। इसलिए यहाँ पे मोदी चलता है और बीजेपी चलता है। यही प्रॉब्लम है। कांग्रेस क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि कांग्रेस के पास अच्छे नेता नहीं है। और आपने भी बोला कि ये बात मोदी बात पकड़ लेते हैं। इस बार आप देखिए, आप निष्क्रिय क्यों है यहाँ पर? मैंने कई नेताओं को देखा है, अर्जुन मोटवाड़िया है, शक्ति सिंह गोहिल है। कांग्रेस यहाँ पे ट्रेडिशनली जिस प्रकार का माहौल रहा है, यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता हैं वो एक मजबूत विपक्ष अभी तक देने में सक्षम साबित क्यों नहीं हो पाए? कांग्रेस में क्या है कि एक दूसरे की टांग खींचने में वो लगे हुए हैं, इसलिए वो लोग आगे नहीं आ रहे हैं। बीजेपी में क्या है, मैंने भी आपको पहले बताया कि शिस्त है, एक दूसरे के सामने वो लोग बोल नहीं सकते हैं। पर कांग्रेस में क्या है कि एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, तो उनके अपने जो ठेकेदार होते हैं उनको लेके निकल जाते हैं। ग्रुपिज्म जो बोलते हैं ना, वो कांग्रेस में ज्यादा है, पर बीजेपी में नहीं। इसलिए बीजेपी अभी आगे है। कांग्रेस को अभी लगता है कि बहुत सालों लग जाएंगे इनकी वहां तक पहुंचने में बीजेपी। प्रोफेसर वैद, ऐसा है, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से पंजाब में अपना मुख्यमंत्री पद का दावेदार जो है वो डिक्लेयर कर दिया था, वैसे ही गुजरात में भी कर दिया है। ईसुबन गढ़वी का नाम उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। क्या उसका कुछ फायदा मिलेगा? नहीं, अभी उम्मीदवार डिक्लेयर कर देने से कोई फायदा नहीं मिल जाता है, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के लिए गुजरात का पहला इलेक्शन है जो जनरली वो लोग लड़ रहे हैं। पहले के इलेक्शन में वो लोग थे जरूर, लेकिन उनको पहचानता कोई नहीं था। इस वक्त उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया है। हो सकता है कि गुजरात के इलेक्शन में शायद वो 10-15% वोट ले जाए, शायद 2-5-7 सीट भी ले जाएंगे। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी के लिए ये 2027 के इलेक्शन का होमवर्क है। ये कह रहे हैं 2027 का होमवर्क है डॉक्टर श्रीधर, पर ये बात शायद सही भी है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी 2014 में बिल्ड किया, उनके 4 सांसद आए थे, कई विधायक थे उनके, और जब चुनाव हुआ विधानसभा का उसके बाद तो उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की, 90 से ज्यादा सीटें उन्होंने हासिल की। तो क्या आपको लगता है कि गुजरात में बीजेपी इस बात से डरी हुई है कि फिलहाल तो नहीं, पर 2027 में क्या हो सकता है उसको लेकर वो डरे हुए हैं? और इसी वजह से जो उनके बड़े बड़े चेहरे हैं, विजय रूपानी, भूपेंद्र सिंह चुदासमा, प्रदीप सिंह जाडेजा, नितिन पटेल, इन सबको घर बैठने के लिए बोल दिया गया है। पंजाब की स्थिति थी वो अलग थी। वहाँ बीजेपी अकाली का गठबंधन टूट गया, कांग्रेस को खुद अपने आप ही तोड़ दिया, और थोड़ा बना बनाया हुआ आपका माहौल था, इसलिए उनको फायदा हो गया। गुजरात में ऐसा नहीं है। ये अभी बहुत दूर की बात है आपके लिए, मतलब कि आम आदमी पार्टी के लिए, कि 2027 में भी वो आ पाए। पर यहाँ पर भी 2017 का मैंने देखा है कि जो इस तरह से नतीजे आए थे, कांग्रेस बेहद करीब आ गई थी, 70 से ज्यादा कांग्रेस की सीटें थी, और एक फटीग उस टाइम लग रहा था कि आ गया है। एक जो जिस तरह से पाटीदार अनामत संघर्ष हुआ था, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी, अल्पेश ठाकुर ने लीड किया था, उस समय बीजेपी के लिए आसान नहीं था, पर फिर भी कांग्रेस जो है वो क्रॉस नहीं कर पाई लाइन। हाँ, वो कांग्रेस इसलिए क्रॉस नहीं कर पाई कि उन्होंने एक ही समाज के वोट के ऊपर अपना माहौल रखा कि भी हम जीत जाएंगे, और हमेशा ऐसा नहीं होता है। जो लोग जानते हैं कि एक बार पार्टियां उनको बना सकती है, हर बार नहीं बना सकती। और ये हम तो ये भी मानते हैं कि बीजेपी पश्चिम बंगाल का रिकॉर्ड तोड़ेगी, हमको ऐसा लगता है। जो पश्चिम बंगाल का जो तृणमूल कांग्रेस का रिकॉर्ड है वो बीजेपी, सीपीएम ज्योति बसु जी का 32 साल का था, वो इस टाइम टूटेगा। अभी माहौल ऐसा लगता है। बाकी कांग्रेस तो अपने हिसाब से टूट रही है, आपकी अभी इतनी चलेगी नहीं। वो भीड़ तो इकट्ठी कर लेते हैं,
हम भी जानते हैं कैसे इकट्ठी की, हमने भी देखा है मैसाना में। तो सर ये बताएं कि जो भी अलग अलग नेता होते हैं, भले ही वो कांग्रेस के हार्दिक पटेल हो, माना जाता है कि बीजेपी के अमित शाह जो हैं वो इतने चतुर चाणक्य हैं राजनीति के कि वो उनको या तो अपनी तरफ ले आते हैं या फिर कुछ ऐसा माहौल बना लेते हैं कि वो इनइफेक्टिव हो जाते हैं। आपने देखा जिस तरह से पाटीदारों का यहाँ पर संघर्ष हुआ, उन्होंने लड़ाई लड़ी रिजर्वेशन को लेकर, पर अब हार्दिक पटेल खुद बीजेपी में है। तो एक तरह से अब पटेलों का जो आरक्षण को लेकर संघर्ष था, क्या आपको लगता है उससे बीजेपी को अब कोई नुकसान नहीं होगा? और पूरी जो पृष्ठभूमि है उसमें जिस तरह से 2017 में थोड़ा बहुत फटीक नजर आ रहा था, लग रहा है कि वो खत्म हो गया है, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनता हुआ? हाँ, जरूर बीजेपी के पक्ष में बनता है। उसका एक मेन रीजन है सिक्योरिटी। पाटीदार कौम ऐसी है, वो धंधा बिजनेस में बहुत बड़े फील्ड में पड़ी हुई है, तो उनको लगता है कि अगर ये सिक्योरिटी हमें सरकार दे सकती है तो उसके साथ हमें रहना चाहिए। जो मुद्दा था उनको EWS में से उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रूव करके दे दिया है, तो अब अनामत का मुद्दा तो उनके लिए रहा नहीं। उनको धंधा रोजगार के लिए जो सिक्योरिटी चाहिए थी वो मिलने रही है, तो उसके हिसाब से पूरा समाज का मोस्ट पार्ट ऑफ इस सोसाइटी उनके साथ है। उनको मिल रही है, पर हमने कई सेक्शन से बात की है, बेरोजगारी है यहाँ पर, महंगाई है यहाँ पे, और जो सिलेंडर उज्जवल योजना के तहत भी मिल जाता है, उसकी जो आप अगर उसको सिलेंडर को दोबारा से फिल करवाना चाहेंगे 1100 से ऊपर की इसकी कीमत है। तो महंगाई तो है, उसको लेकर लगता नहीं आपको? महंगाई का एक फैक्टर काम तो जरूर करेगा। लोग अभी क्या है, अभी लोग चतुर हो गए हैं, बहुत साणे हो गए, ज्यादातर बोलते नहीं है, नहीं कैमरा पे सामने बोलते हैं, नहीं कोई जर्नलिस्ट के सामने बोलते हैं, नहीं कोई लीडर के सामने बोलता है। लेकिन जब वो आमने सामने कोई ग्रुप में बैठ के दोस्तों के साथ बात करते हैं, तब ये बोलते हैं कि हमें ये पेट्रोल महंगा पड़ रहा है, हमें ये गैस महंगा पड़ रहा है। साइलेंट वोटर है आपका मतलब है कि जो अपनी वोट के जरिए अपनी ताकत दिखाएगा? हाँ, सही है, साइलेंट वोटर हैं और ऑन बॉर्डर रहते हैं। वैसे क्या होता है कि जब इलेक्शन के डे जो विनिंग कैंडिडेट होता है उसके फेवर में देखते हैं कि ये अपना कैंडिडेट अगर विनिंग है और ये विनिंग हो रहा है तो उसको लगता है कि उसको पसंद होना चाहिए। ये पार्टी के साथ व्यक्ति भी उनके लिए पसंदगी होगा, तभी वो उनको वोट देंगे और उसके लिए वो वोट कर देते हैं। तो आपका मानना है कि मजबूत विपक्ष नहीं है, उसकी वजह से बीजेपी को फायदा मिलेगा। कामनी बहन, हमने देखा है कि गुजरात में ऐसा नहीं है कि केवल अंदरूनी विद्रोह जो है वो बीजेपी के अंदर ही है, कांग्रेस के अंदर भी हमने देखा भावेश पटेल जो है उन्होंने तय कर लिया है कि वो अपक्ष चुनाव लड़ेंगे। तो बाकी पार्टियों का क्या हाल है, ये बताएं। यहाँ पे तो देखा जाए तो दो ही पार्टी है, भाजपा और कांग्रेस। आम आदमी पार्टी में तो कोई विद्रोह जैसा है नहीं, क्योंकि उनका संगठन ही नहीं है। वो जिसको भी टिकट देते हैं वो निकल पड़ते हैं, पर्चा भरते हैं और अपनी तरह से जितना प्रचार होता है वो करते हैं। बहुत से मैंने सुना भी है, ये 7 बैठक में से बहुत से ऐसे भी होंगे कि भाजपा के साथ या कांग्रेस के साथ सेटलमेंट भी कर देंगे, क्योंकि अभी क्या है कि हाँ हो जाएगी और वो साइलेंट हो जाएगा, तो इसके अंदर जितने मत पड़ेंगे वो डाइवर्ट हो जाएंगे भाजपा या कांग्रेस में, ऐसा भी माहौल आएगा। क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी जो है वो यहाँ पे आप मैसाना में ही देखो तो पाटीदार रखा है यहाँ पे उन्होंने, आम आदमी पार्टी ने, तो वो पाटीदार के मत खींचेगा। पर सामने दो भी और पाटीदार भी है, भाजपा और कांग्रेस दोनों ने वहाँ पे रखा है, पाटीदार को ही रखा है। यहाँ पे ज्यादातर ठाकुर जो मत है उसका ज्यादा है, उसका वर्चस्व ज्यादा है। मुद्दे क्या है आपके हिसाब से? कामनी बहन ये बताएं कि महंगाई की बात की जाती है, बेरोजगारी, आपके हिसाब से उत्तरी गुजरात में मैसाना में मुद्दे क्या है? आप देखा जाए तो यहाँ पे विकास की बात होती है, पर ज्यादातर सिटी जो विस्तार है उसमें ही विकास दिखता है। आप गांव में चले जाओ, वहाँ पे बिजली में का बहुत प्रॉब्लम है। ये खेत में रात को जाते हैं जो किसान, तो उनको बिजली नहीं मिलती है। कितने घंटे मिलती है बिजली गुजरात में किसानों को? उनको करीबन 6 घंटे या 7 घंटे बस, उनको ज्यादा नहीं मिलती है खेत में। फिर दूसरा, उन लोगों को जितना ये जो अनाज पकाते हैं उनका जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। वो इस बात को लेकर किसानों में गुस्सा है क्या कि अभी आप देखना, मुझे तो लगता है तब तक सिटी में विकास चलता है, पर गांव में जो मतपेटी खुलेगी तो कांग्रेस उसमें हावी हो जाए। आलू में आप बता रही थी कि ऐसा एक हिस्सा है जहां पर पानी नहीं पहुंचता था और उसको लेकर 2017 में उन्होंने ये भी कहा कि नो वाटर नो।
हाँ, खेरालू पूरा तालुका है, वो पिछड़ा तालुका है, उसमें पानी का बहुत प्रॉब्लम है। वहाँ पे चिमनाबाई सरोवर भी है, सालों से वो भरा नहीं जाता। उसके लिए तो बहुत बड़े आंदोलन भी हो गए। जब नरेंद्र मोदी वहाँ यहाँ के मुख्यमंत्री थे, उस टाइम पे भी आंदोलन हुए थे। अभी वहाँ से 19 गांव ऐसे है कि जहाँ पानी का प्रॉब्लम है। और एक भाई साहब तो ऐसे है, जब तक पानी नहीं मिलेगा तब तक पैरों में पगरखा नहीं पहनेंगे, ऐसी उसने बाधा भी रखी है। तो ऐसा वहाँ माहौल है। अभी भाजपा ने एक लॉलीपॉप दे दी है कि भाई हम लोग इतनी ग्रांट आप लोगों को पानी के लिए दे दिया है, पर अभी इलेक्शन के बाद उन लोगों को मालूम चलेगा। तो आज भी यही बात कर बता रहे थे कि भी इलेक्शन के बाद हमको नहीं मिलेगा तो फिर हम लोकसभा में ही चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं। बाकी जैसा है ऐसा ही हम लोगों को। तो आपको लगता है कि लोकसभा में 2024 में लोग जो है अगर पानी नहीं मिलता तो बहिष्कार कर सकते हैं? श्योर, वहाँ खेरालू में तो सही में बहिष्कार होगा। द्रोण, आप कह रहे थे कि यहाँ की जो सरकार है वो अवसर नहीं क्रिएट कर पा रही है युवाओं के लिए, जो नौकरियां चाहिए उनको वो अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या जो युवा हैं आपकी तरह, जो हैं, जो पढ़े लिखे हैं, यंग हैं और उनको बैकिंग भी है फाइनेंशियली, तो वो क्या बाहर जाते हैं, चले जाते हैं छोड़कर प्रदेश? मेन रीज़न यही है कि महसाना, ये जो उत्तर गुजरात है, उसमें क्या होता है कि ग्रेजुएट हुए फिर कनाडा चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे जितनी मेहनत करते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे इनकम मिलती नहीं है। यहाँ पे अगर 12 घंटे मेहनत करेंगे तो भी 20,000 मिलेंगे, वहाँ पे 12 घंटे के आपको 2 से 3 लाख महीने के वो निकालते हैं। तो उसके कारण वो लोग अपना फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट और बनाने के लिए वो फॉरेन चले जाते हैं। आप जैसे डॉक्टर हैं तो देश सेवा, लोगों की सेवा भी एक ध्येय है, या फिर आपको लगता है कि फाइनेंशियली वेल सेटल्ड होना ही मेन एम होना? नहीं, इसमें क्या है कि मैंने सोचा ऐसा है कि खत्म कर दूंगा, MBBS खत्म हो गया, अब मैं PHC सेंटर में अपना योगदान देना चाहता हूँ। कि आप अभी MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं क्या? हो गया, ग्रेजुएट हो गया हूँ मैं, पर अभी क्या है कि सोचा है कि आगे PHC सेंटर में मैं ट्राई करूंगा, वहाँ पे थोड़ी सेवा दूंगा 5 साल के। क्योंकि गाँव में अभी कैसा है कि जो रेशियो है कि डॉक्टर पर विलेजर्स, वो अभी सेट नहीं है। कई डॉक्टर्स से हमने भी बात की। क्या आपको लगता है कि गुजराती जो हैं उनको ज़्यादा अटैचमेंट और होनी चाहिए, या आपको लगता है कि कोशिश, क्योंकि हम जानते हैं कि कई जो पढ़े लिखे गुजराती हैं, अमीर हैं, वो अमेरिका भी जाते हैं, अलग अलग देशों में भी जाते हैं, तो यहाँ पे जो लोगों का जुड़ाव है, जो आज की जनरेशन है, उसके बारे में क्या कहें? देखिए, एक कल्चरली हम देखें तो गुजरात इट इज ए मर्केंटाइल सोसाइटी। अब मर्केंटाइल बिजनेस ओरिएंटेड सोसाइटी, ओरिएंटेड माइंडसेट है सबका, और बिजनेस ओरिएंटेड व्यवसाय से जुड़ा व्यवसाय से जुड़ा, ऑफ कोर्स। और ये कारण है कि जब भी गुजराती कहीं पे भी जाएगा तो सबसे पहले बिजनेस के बारे में सोचेगा, घाटा मुनाफा के बारे में सोचेगा। उसी हिसाब से वो अभी भी मोदी जी को उनको लगता है कि वो उनके लिए बेस्ट है। न देखिए, वो शायद बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तभी तो मोदी जी को ही सही मानेंगे, क्योंकि मोदी जी का एक बिजनेसमैन, प्रो बिजनेसमैन माइंडसेट रहा है पहले से ही, जब गुजरात में थे तभी से। लेकिन कामिनीबेन ने किसानों की बात की, द्रोण ने वो युवाओं की बात की। हाँ, ये मुद्दे, लेकिन जब क्या है कि सब मुद्दे होते हैं, वैद साहब एक बात बताएं, जब वोटिंग करने का समय आता है तब एक गुजराती, आम गुजराती सोचेगा क्या? अब आप देखिए कि आम गुजराती यही सोचेगा कि यार अपने वाला आदमी ऊपर बैठा है, उसको मजबूत तो करना है। चलो अपना यहाँ वाला तो निकम्मा आदमी है, लेकिन फिर भी उसके लिए क्यों मजबूत करना है? क्यों प्रधानमंत्री क्या गुजरात के लिए काम नहीं करेंगे अगर कांग्रेस की सरकार होगी यहाँ पे? तो अपनापन जो फीलिंग तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, क्या प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं, यहाँ पर अगर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की सरकार आती है तो ये क्या फीलिंग लोगों के अंदर है कि यहाँ के लिए काम नहीं होगा? ना, वो काम नहीं होगा ये फीलिंग नहीं है, लेकिन हमारे आदमी को मजबूत करने के लिए यहाँ से भी हम उसको कुछ सपोर्ट करें, तो हम क्या कर सकते हैं? चलो उनके कहने पे वोट दे दे। कांग्रेस आपका आदमी नहीं है, कांग्रेस भी तो यहीं के लोग हैं। हाँ, लेकिन वो प्रधानमंत्री बनेगा जो भी, वो शायद गुजरात का नहीं होगा, और पर्टिकुलरली नॉर्थ गुजरात का नहीं होगा। तो एक अस्मिता वाली बात जो कहते हैं वो बार बार, तो वो तो है, और आम गुजराती में है। आप कुछ भी कहो, शायद कोई बोलने में न बोले, ये भी हो सकता है, लेकिन एक वोटिंग पैटर्न में, वोटिंग बिहेवियर में एक बहुत बड़ा इफेक्टिव बात ये भी है, ये आती जरूर है। हम जब कॉलेज में बच्चों से बात करते हैं तभी ये बात आती है, आज की जनरेशन में भी ये बात आती है। अब मैं उनको पूछता भी हूँ कि आप लोग बेरोजगारी, महंगाई आपको नहीं? हाँ, वो तो है, लेकिन वो तो कांग्रेस में भी होगी, लेकिन ये तो अपना है,
ये तो अपना है, ये बार बार फीलिंग आती है। ये फीलिंग तो जरूर है। तभी क्या यही कारण है कि बीजेपी को लगता है कि यहाँ पर चेहरा जो मर्जी बन जाए, मुख्यमंत्री का वोट तो हमने मोदी के नाम पे मांगना है? शायद वो माइंडसेट है, और शायद ये भी है कि किसी को बड़ा नहीं होने देने का, बड़ा नहीं होने ये जो आपने बात कही कि किसी को बड़ा नहीं होने देने का, बार बार यही कहा जाता है कि नितिन पटेल हो, आनंदीबेन हो, जिनको बाद में गवर्नर बना दिया गया, किसी को एक हद से ज्यादा ऊपर नहीं उठने दिया जाता बीजेपी के अंदर। क्या इस आरोप को आप सही गुजरात में क्या कहाँ है, ये पूरे देश में है। अब देखो ना, बीजेपी की सरकार, जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पे नहीं है क्या? अब आप देखो ना, रविशंकर प्रसाद जी को कट्टू साइज कर ही दिया, पर एक बात बताएं कि गडकरी जी को भी साइडलाइन किया है। तो ये कि कोई गुजरात की बात थोड़ी है, ये पूरे देश की बात। नहीं, वो तो पॉलिटिक्स की बात हुई ना, मैं तो लोगों की बात कर रहा हूँ। जो जिस तरह से पंजाब में, दिल्ली में आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम 300 यूनिट फ्री बिजली के देंगे, और शायद दे भी रही है, अच्छी शिक्षा की बात कर रही है, अच्छी चिकित्सा की बात कर रही है, क्या वो यहाँ के लोगों से रेजोनेट नहीं कर रही है? देखो, गुजरात का कोई भी आम आदमी को केजरीवाल के बारे में पूछोगे तो वो कहेगा कि आदमी अच्छा है। आदमी अच्छा है ये बोलते हैं, हर एक आदमी बोलेगा आदमी अच्छा है, दिल्ली में बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन वो गुजराती नहीं है। हाँ, वो गुजराती नहीं है, और वोट तो नहीं मिलेगा उसको। अब वोट देंगे, ये शायद वो नहीं हो गया, क्योंकि उनके लिए एक फीलिंग तो है आदमी अच्छा है, काम बढ़िया कर रहा है, लेकिन यार वो ये वही वाली बात हो गई कि जैसे कई लोग, एक दो लोगों ने मुझे कहा कि पेट्रोल का दाम भले ही 500 हो जाए, वोट तो मोदी को ही देंगे। ना, ये भी आम गुजराती तो नहीं बोलेगा, क्योंकि गुजराती तो पैसे की बात में सबसे पहले सोचेगा, हाँ, लेकिन वोट के बारे में यही सोचेगा। यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था, आपने कहा कि व्यापार के बारे में, पैसे के बारे में सबसे पहले सोचेगा। मोदी एक बात बार बार कहते हैं, वो कहते हैं कि भाजपा मतलब औरतें सड़कों पर रात को निकल सकती हैं, भाजपा मतलब हुड़दंगबाजी नहीं होगी, जो हुड़दंग होता था वो नहीं होगा। इससे क्या मतलब? देखिए, एक बात समझ लो, गुजरात में मोदी नहीं थे तब भी औरतें रात को निकलती ही थी, पहले भी। वही मैं का कल्चर है, ये गुजरात का कल्चर है साहब। 1900 से बीजेपी के आने का कोई वो नहीं है, लेना देना बड़ी बात नहीं है। हाँ, कुछ लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया होगा उन्होंने, लेकिन वो तो हर एक सरकार का काम होता है। जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब भी औरतें निकलती थी। तो वो बीजेपी एक और बात भी कहती है कि यहाँ पे दंगे नहीं होते हैं उनके आने के बाद। वो शायद है, क्योंकि हाँ, बट बीजेपी की गवर्नमेंट के बाद दंगे कम हुए हैं, सिर्फ 2015 में पाटीदार आंदोलन के वक्त जो हुए वही हुए हैं, और कम्युनल राइट्स आरक्षण को लेकर हुआ था। हाँ, वो आरक्षण के लेकर, लेकिन कम्युनल राइट्स तो नहीं हुए हैं, ये बात तो है। लेकिन कम्युनल राइट्स क्यों नहीं हुए हैं? देयर आर सो मेनी रीजंस, क्योंकि अब राइट्स करने वाले लोग भी शायद लॉ एंड ऑर्डर से कंट्रोल हो गए, और ये लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ यही गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया, ये तो आगे से सब गवर्नमेंट का उसमें कंट्रीब्यूशन है, तो ये तो नहीं। केंद्र सरकार का भी आपका मानना है कि कंट्रीब्यूशन रहा? 2002 के बाद से यहाँ पे राइट्स अगर नहीं हुए उस तरह से, पर ये भी बताएं कि सर की देखिए, जिस तरह से माहौल बन रहा है, आपको लगता है कि यहाँ के लोग जो हैं वो कहते हैं कि जैसे आपने व्यापार की बात की, अस्मिता की बात हुई कि भी हमारा एक जो आदमी है वो केंद्र में है और वो हमारा कनेक्शन है कहीं ना कहीं, तो फटीग नहीं है उसकी वजह से। और आपको लगता है कि लोगों को यहाँ पर जिस तरह से नोटबंदी हुई, कोविड में कई बार कहा गया कि मोदी जी कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में कैंपेनिंग में लगे हुए थे, लोग मर रहे थे, लोगों को ऑक्सीजन बेड्स नहीं मिल रहे थे, तो क्या यहाँ के लोगों को वो चीज यहाँ नहीं दिखी क्या? उस वक्त मोदी की बहुत टीका होती थी, इधर होती थी यहाँ पे गुजरात में होती थी। जिस तरह से दिल्ली में, राजस्थान में क्रिटिसाइज किया जाता था केंद्र सरकार को, तो क्या लोग भूल गए उस बात? याद भी है, लेकिन फिर भी अपने वाला है, अपने वाला। हाँ, याद भी है, ऐसा नहीं है। ये लोग खुश नहीं है काम से, लेकिन बस एक ही बात है कि अपना है यार, दूसरा विकल्प किसको देंगे? श्रीधर जी आपको घूर घूर के देख रहे हैं जब आप सब कुछ बोल रहे हैं, ये सब दूसरे किसी को भी आप शासन दे देंगे तो क्या वो महंगाई कम कर देगा? क्या वो अवसर बढ़ा देगा? ये सोच लोगों में भी है कि ये ओवरनाइट तो होने वाली बात नहीं है। तो उनको क्या ये पर्सनल इंसल्ट लगती है कि भाई अगर जैसे अगर कोई बाहर का बंदा आकर मोदी को क्रिटिसाइज करे या केंद्र, हम तो करेंगे, हम तो गालियां भी देंगे, हम मारेंगे भी, लेकिन और किसी को बोलने नहीं देंगे, बाहर वाले नहीं बोलने चाहिए। ये तभी मोदी तो आपस में जब आप लोग बैठते हैं, आपको लगता है केंद्र सरकार को क्रिटिसिज्म भी मिलता है? बहुत मिलता है। गुजरात का आम आदमी महंगाई के बारे में मोदी जी को बड़ी बड़ी गालियां भी देता है। ऐसा नहीं है वो खुश है, ऐसी बात मत समझो, लेकिन फिर भी अपना है। दिन के अंत में लगता है फिर यार इंसान तो अपना बंदा है, बंदा अपना है, चलो छोड़ो। अपना ऐसी
नहीं है, अस्मिता की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जब प्रतिभा पाटिल जी खड़ी रही थी राष्ट्रपति के चुनाव में, शिवसेना एनडीए का पार्ट था, फिर भी वो अपनी महाराष्ट्रियन है उसके हिसाब से उनको वोट दिया था। तो ये तो आम आदमी है, क्यों नहीं सोचेगा। बेरोजगारी की बात होती है, पर मैं ये कहूँगा मोदी जी हमेशा स्टार्टअप और स्किल डेवलपमेंट की बात करते, कोई नहीं देखता, नौकरी की भी सोचता है। अब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, पूरे देश की जितने भी ग्रेजुएट है सबको भर देगी, 4% से ज़्यादा नहीं दे पाएगी। तो बाकी 96% है, उनको तो रोजगारी का सोचना पड़ेगा। तो वो क्यों नहीं जाते युवा, क्यों नहीं सोचते? ये भी तो सुनना, मोदी जी तो बार बार यही तो कह रहे हैं। और दूसरी बात सुरक्षा की होती है। मेरे पास कितने भी करोड़ों रुपये है, पर कोई मेरे को मारने आएगा, वो रुपये मेरे को नहीं बचाएंगे। चलिए कामनी बहन, आपसे आखिरी ये जानना चाहूंगा कि जो कुछ भी प्रोफेसर वैद ने बोला, क्या आप इससे अग्री करती हैं कि क्रिटिसिज्म बहुत होता है, पर बीजेपी का जो झुकाव, बीजेपी की तरफ जो लोगों का झुकाव है और मोदी की तरफ जो झुकाव है, उसका एक बड़ा कारण है कि लोगों को लगता है कि भी हमारा बंदा है, दिल्ली की राजनीति में है, तो उनका समर्थन करना चाहिए, चाहे जो भी स्थिति हो। इसमें क्या है कि जब बच्चा बिगड़ा हुआ हो तो माँ बाप उसको क्या है कि अच्छा ही बोलेंगे। ऐसा ही है इसमें कि मोदी की जब बात आती है, तो मैं तो यहाँ पे 20-25 साल से हूँ, ये लोग भाजपा को मत नहीं देते, मोदी को मत देते हैं। जब भी इलेक्शन होता है तो बोलते हैं कि भाई मोदी को मत देना है, दिल्ली उसको बिठाना है। और मोदी जी भी जब आते हैं, लगता है कि ये सीट खराब है, उसी सीट पे जाते हैं, फिर बोलते हैं कि भाई मुझे आपको दिल्ली भेजना है, तो पब्लिक तुरंत बोलेगी यहाँ भेजना है, तो पूरा चित्र चेंज हो जाता है। जो कांग्रेस के फेवर में जो बैठक होती है, वो मोदी की सभा से पूरा चेंज हो जाती है। चलिए, कुछ चीजें जो होती हैं वो कहते हैं कि समझ के परे होती हैं, और गुजरातियों के लिए मोदी का जो प्रेम है वो भी कई बार लोगों का कहना है कि समझ से परे है। पर इस प्रकार की चाय की चर्चा, इतनी अच्छी चाय की चर्चा आज से पहले मैंने कभी नहीं की। उम्मीद है कि आपको भी इससे कुछ रोचक बातें, कई जानकारियां मिली होंगी। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ मैं देवंकुर वधावन, मेहसाना से आज तक के लिए।